नमस्कार दोस्तों, उन्नता भर्ती से संबंधित खबरों के लिए रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा अगले 7-8 दिन या जब तक किस ज्वाइनिंग लिस्ट या ज्वाइनिंग जो कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आ जाती, जो फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, तब तक ये ओवरलैपिंग या अभ्यर्थी गुणांक कितने % संभव है, ये सब चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपको तार्किक ढंग से सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले ये जो अभ्यर्थी का गुणांक कितना होगा, कितने पर ओबीसी SC ST जनरल का सुरक्षित माना जाएगा, उसके पहले जो कंसेप्ट समझना जरूरी है वो है ओवरलैपिंग का खेल। ओवरलैपिंग का खेल के लिए 2 कटिंगें बहुत ज़्यादा चल रही हैं आजकल विभिन्न ग्रुपों में, कि जैसे कि यूपीएससी का ये RO 2017 की एक कटिंग है जिसमें लिखा गया है कि 146 पद जो है खाली रह गए। इसको और अच्छे समझने के लिए इस वाली कटिंग पे आते हैं। देखिए पहले क्या व्यवस्था थी, आप अगर देख पा रहे हो तो पहले की व्यवस्था कुछ इस तरीके से थी कि पूर्व की व्यवस्था में अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेता था तो अंतिम चयन परिणाम में उसका कटअप अनारक्षित वर्ग के कटअप अंक के बराबर या अधिक होता था तथा उसे ओवरलूप कराकर आरक्षण वर्ग में चयन कर लिया। मतलब कि जो बच्चा एक बार आरक्षण ले गया वो दूसरी बार भी आरक्षण लेता था, और इस तरीके से अनारक्षित वर्ग में अगर उसका गुणांक ज़्यादा आ जाता था, मान लीजिए प्री में तो आरक्षण ले ही चुका, मैथ्स में उसके अच्छे नंबर आ गए और वो जनरल कैटेगरी के ऊपर निकल जाता था। तो इस व्यवस्था को अब ख़त्म किया गया है। यूपीएससी PCS या जहाँ पर भी एक से ज़्यादा स्टेज होती हैं किसी भी एग्ज़ाम के सिलेक्ट होने के, अब क्या व्यवस्था हो गई है आप उसे देखिए। अब अनारक्षित में आरक्षित वर्ग को नहीं हो सकेगी ओवरलैपिंग, आरक्षण का लाभ नहीं लेने पर आरक्षित वर्ग में ही चयन। मतलब कि अगर आपने किसी भी स्टेज में आरक्षण का लाभ नहीं लिया है तभी आप ओबीसी SC ST कैंडिडेट को जनरल की सीट पर ओवरलैपिंग कराई जाएगी। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा सा हम एक जो AG हैं वो काफ़ी लिखते हैं इस पर, उन्होंने काफ़ी तार्किक ढंग से बातें लिखी हैं, उनकी बातों पर गौर करते हैं। देखिए ये आपको 4 चीज़ों के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कहानी है क्या आखिरकार। तो देखिए सबसे पहले उनका पोस्ट ही पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखी है आर्टिकल, उसको देखते हैं। उन्होंने लिखा कि यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट जाने किस किस का हवाला देकर बोल रहे हैं ऐसा ओबीसी SC कैंडिडेट जिसने कोई छूट ले ली हो या टेट में आरक्षण ले लिया उसे अब UR जनरल पद पर ना लिया जाए। ऐसे लोगों को अभी तक आरक्षण की पूरी समझ नहीं है, उनके लिए हमने CA 5185/2019 को उस ऑर्डर के अंश भेजे हैं जिन्हें रिपोर्ट्स मसालेदार हेडलाइंस बनाकर परोसते हैं। इस जजमेंट के पैरा 24 में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल के अनुसार राज्य सरकार आरक्षण उन वर्गों को दे सकती है जो सरकार को लगता है कि उनकी सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पाए। इसी के आधार पर केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा OM जारी करके सेंट्रल जॉब्स में आरक्षण दिया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम शासन अपने राज्य की नौकरियों में। केंद्र सरकार की पॉलिसी के अनुसार सेंट्रल जॉब्स में कोई ओबीसी SC ST आरक्षण का कोई लाभ जैसे एज में रिलैक्सेशन, मार्क्स में रिलैक्सेशन किसी स्तर पर ले लेता तो उसे उसी की कैटेगरी में लिया जाता है, पर यह नियम सभी 28 राज्यों की सरकार द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। यूपी उन्हीं में से एक है। राजस्थान, गुजरात, केरल की सरकारों ने तो इस मुद्दे पर पॉलिसी बनाई है, लेकिन यूपी सरकार, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिसी में ओबीसी SC को ये लाभ देने के लिए वो रिलैक्सेशन लेने के बाद भी जनरल सीट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। मतलब यही वो चीज़ है जिसे ओवरलैपिंग कहा जा रहा है कि यहाँ एक बार अगर आप टेट में 82 नंबर पर भी पास हो गए और अगर आपने फाइनल जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें अगर आपका गुणांक जनरल के अभ्यर्थियों से ज़्यादा है तो ओबीसी SC ST कैंडिडेट को जनरल की सीट पर ओवरलैप माना जाएगा। यूपी में ऐसा नियम बना रखा है, और यूपी में नियम बना रखा है 25 मार्च 1994 की ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसको समझने के लिए जो AG साहब उन्होंने पैरा 28, 30 और 32 इनका जिक्र किया है। मैं आपको सीधे पैरा 28, 30 और 32 पे ले जा सकता हूँ, मोटे मोटे बिंदु पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ते रहना। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। इस 28 में लिखा हुआ ग्रांट ऑफ एज रिलैक्सेशन टू अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट डज नॉट मिलिटेट अगेंस्ट देम ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इफ ही हैज ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन एनी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। द जजमेंट वाज बेस्ड ऑन द सैल्यूटरी इंटरप्रिटेशन ऑफ 1994 एक्ट। ये देखिए लिखा हुआ है, मतलब इसकी हिंदी अगर आप करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने टेट में 82 नंबर पर पास किया, उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा में उसके ज़्यादा नंबर आते हैं जो कि जनरल से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उसे जनरल की सीट पर ओवरलैप नहीं किया जाएगा, उसे बिल्कुल किया जाएगा। ये 1994 एक्ट है। इसके संदर्भ में अगर आपको और ना विश्वास हुआ तो एक और पैरा नंबर जो 13 है उसे देख लीजिए। ये पैरा नंबर 30 साफ साफ लिख रहा है कि आप यहाँ से देखिए, रिलैक्स्ड इन स्टैंडर्ड इज अप्लाइड इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स। ये लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देखिए, इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेम कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बार
candidates for being considered for general category vacancy. This court did not agree with the said proposition. मतलब कि ये माना गया, कहा गया था कि अगर एक बार आपने आरक्षण का लाभ ले लिया तो नहीं, लेकिन ये बात कोर्ट कहती है, डिनाई करती है, कहती है कि इट वाज हेल्ड दैट जितेंद्र कुमार सिंह बात बेस्ड ऑन द स्टैट्यूटरी यूपी एक्ट 1994 एंड जियो डेटेड 25/3 विच प्रोवाइड्स फॉर एंटायरली डिफरेंट स्कीम। मतलब यूपी में इसके लिए अलग से एक अलग स्कीम ही है। फिर आगे देखिए 32 पॉइंट देखिए इसी के संदर्भ में है और आप इससे और अच्छे समझ जाएंगे सारी कहानी है क्या। तो ये कहता है कि जो पॉइंट नंबर 32 है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव सर्कुलर दिस कोर्ट हैड दैट द रेशियो ऑफ द जजमेंट एंड जितेंद्र कुमार सिंह हैज़ टू बी रीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैट्यूटरी 25/3/19। फिर से देखिए तीसरी बार यही बात की हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर आर टू बी कन्वर्स अफेयर इट वाज हेल्ड एज अंडर। मतलब कि ये अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इतनी बात में, तो मैं आपको सरल हिंदी में समझाऊं तो ये कि एक 1994 एक्ट है जो कि 25/3/1994 से यूपी में जारी है। इसके तहत वो बच्चा जो एज रिलैक्सेशन या फिर टेट में 82 नंबर ला के पास हो रहा है, वो भी कल की डेट में जब शिक्षक भर्ती परीक्षा में जनरल भर्ती की अभ्यर्थी से ज़्यादा गुणांक लाया या ज़्यादा अंक लाया तो उसे जनरल कैटेगरी का मानकर उसकी सीट, जनरल कैटेगरी की सीट ओबीसी SC ST को दी जा सकती है। और यही बात की गई है, ये जो एजी साहब का आर्टिकल है उसमें आपके ये जो 6वां नंबर का पॉइंट और 7वां नंबर का पॉइंट था और 8वां नंबर का, ये मैं आपको समझा चुका। 6, 7 और 8 ज़्यादा जानकारी के लिए आप रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल है ये, इसी तरीके से आपको देखेगा @रैम अकेडमी करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पैरा नंबर 35 पे, इसकी बात समझ लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो टेट को 90 से नंबर लेकर यानी आम भाषा में आरक्षण लेकर पास किया है उसे आरक्षण का लाभ भर्ती में दिया जाएगा। वो जनरल की सीट पर ही सिलेक्ट होगा। विकास श्रृंखला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझना। आइए विकास श्रृंखला केस जो कि ये है आपके सामने, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें आप अगर मोटा मोटा देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे की तरफ सिमिलरिटी विकास श्रृंखला, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है the category candidate but not eligible to be included as general category candidate. This court, after noticing the circulars issued from time to time, held that relaxation given in the marks in the TET examination were not part of the recruitment process. This judgment also does not assist the appellant in any matter. इसका ये मतलब है कि कोई भी बच्चा जिसने 82 नंबर लेके पास हुआ है ओबीसी में, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है विकास श्रृंखला के केस में, तो वो ये कहता है कि आप 82 नंबर लेके अगर ओबीसी में पास भी हुए हैं, उसके बाद आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा दी और उसमें आपके इतने नंबर आ गए कि जिसकी वजह से आप जनरल कैटेगरी को भर पा रहे हैं, मतलब जनरल में आ सकते हैं, तो आपको जनरल में लिया जाएगा, ऐसा कोई मना नहीं है। और ये इन्होंने समझाया है 9वें नंबर पॉइंट पे। अब देखिए 10वें पॉइंट को उन्होंने और क्लियर किया कि ये देखिए ये तो टेट की बात हो गई, टेट में 90 से नंबर लेकर यानी आम भाषा आरक्षण लेकर पास किया तो उसे भी आरक्षण का लाभ भर्ती में दिया जाएगा, क्योंकि वो एज रिलैक्सेशन इन्होंने दो बातें करके समझाया कि एक चीज़ होती है आरक्षण और एक चीज़ होती है रिलैक्सेशन। चलिए थोड़ा जल्दी से आते हैं। अब कुछ कहते हैं कि यूपीएससी में ओबीसी SC वालों को आरक्षण का लाभ एक बार लेने पर जनरल से ज़्यादा नंबर लाने पर भी जनरल सीट पर नहीं लिया सकता। वो मैटर 3 स्टेट रिजर्वेशन का है। यूपीपीएससी की 100 सीटें हैं, क्राइटेरिया होता है, उपलब्ध पोस्ट 5 गुना। ये और अच्छे समझने के लिए आप यहाँ आ जाइए। जैसे कि मतलब ये जो चीज़ है कि एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अगली बार आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, तो आप ये 14 नंबर पॉइंट से समझिए कि जैसे कि आरक्षण तय सीमा पहले 50% थी, अब 60% हो गई। वो जो गरीब का सवर्ण आरक्षण है वो भी मिलने लग गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बैंक्स TG PGT या यूपीएससी PSC या SSC में 4 स्टेज होती हैं, आपका प्री, मैन, फिर इंटरव्यू और फिर कोई रिटन पेपर या कंप्यूटर का टेस्ट। जैसे कि बैंक में प्री और मैन होता है, TGT PGT में भी प्री मैन इंटरव्यू हो सकता है 3 स्टेज में, या आपका UPPSC इसमें 3 स्टेज होती हैं। तो इनमें तो लागू है, ये अब लागू हो चुका है कि अगर आपने एक बार आरक्षण ले लिया तो इस तरीके से बात बनेगी। लेकिन इसी को लेकर हमारी टीम द्वारा केस फाइल, मतलब ये AG साहब का आर्टिकल है उसके हिसाब से OBC SC की कट ऑफ यूपी अधिक भी चली गई, पर यहाँ मैटर दूसरा, यहाँ एग्जाम 2 स्टेज नहीं है बल्कि वनडे एग्जाम है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिसीजन दे। वो ऊपर लिखा 9 पॉइंट पढ़ लीजिए। तो इसका ये मतलब है
कि एजी साहब का कहना है इसमें कि देखिए कि जो उन्होंने 28, 32, 30 आर्टिकल का हवाला दिया, जिसके तहत यूपी में एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 1994 एक्ट लागू है, जिसके हिसाब से यूपीसी SC ST अगर एक बार आरक्षण का लाभ या रिलैक्सेशन एज रिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद भी अगर जनरल कैटेगरी गुणांक को फाइट करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में सीट में जाएंगे। ऐसा 1994 एक्ट के तहत है। और एक और उन्होंने विकास श्रृंखला का केस दिया हुआ है, श्रृंखला जी का, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप 90 से नंबर कम लेकर भी पास हुए हैं और उसके बाद आपका गुणांक ज़्यादा है तो आपको उसमें आरक्षण मिलेगा, OBC SC ST का, जनरल का, और पहले आपकी जनरल की सीटें भरेंगी। फिर इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आरक्षण और शिथिल मानक को अधिकतर लोग एक मानकर चलते हैं, जबकि दोनों अलग विषय वस्तु हैं। आरक्षण का मतलब होता है यह सुनिश्चित करना कि किसी कैडर में OBC SC ST और EWS मतलब कि गरीब आरक्षण को प्रतिनिधित्व मिल सके, जबकि रिलैक्सेशन करता उन्हें किसी परीक्षा हेतु एडमिशन हेतु एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा सके। इसका मतलब ये दोनों को अलग मानते हैं और इस हिसाब से जिस तरीके से 69 भर्ती है तो इसमें बिल्कुल ओवरलैपिंग होगी, और जो OBC कैंडिडेट 90 नंबर से कम लाए हैं, टेट में पास हुए हैं, उन्हें वो आरक्षण नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन जो 97 से कम है और 90 नंबर लाए हैं, चूँकि उनके नंबर ही इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि वो जनरल में फाइट कर सके, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ। आप देखिए 38,000 अगर जनरल कैंडिडेट पास हुए हैं और 90,000 OBC कैंडिडेट पास हुए हैं, तो OBC कैंडिडेट में भी कम से कम 20 से 25 इवन 30,000 तक कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 100 के ऊपर नंबर होंगे। तो अगर ओवरलैप किए जनरल की सीट से तो करीब अगर बहुत भी मोटा आइडिया लगाओगे तो 15,000 लोग तो OBC के होंगे। अगर ओवरलैपिंग हुई तो जनरल की 15,000 सीटों पे 34,000 सीटें 69,000 के हिसाब से करीब जनरल की सीटें होंगी, मतलब 50% सीटें होंगी जनरल की, अगर EWS नहीं लगता है। इसमें भी विवाद है, लोगों को उसका कहना है कि लगेगा, कुछ का कहना नहीं लगेगा डेट का पहले, इसलिए तो अगर 15,000 ये चली गई, 8,000 ये चली गई, तो 15 और 8 23,000 तो ये चली ही गई। अब बची कितनी है? 10 से 15,000 इवन, और अगर संख्या ज़्यादा हुई OBC का तो क्या होगा? तो इसी वजह से कट ऑफ का डिटर्मिनेशन करना बड़ा मुश्किल का काम है जब तक कि ओवरलैपिंग का खेल समझ में ना आ जाए। इसी को लेकर एक और दूसरा विवाद जो इन्होंने बताया है, एक और लीगल टीम के कोई आर्टिकल मेरे पास आया था, इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं जल्दी से। बहुत दिन पहले एक विवाद का जन्म हुआ जिसमें यह मांग की गई कि जो अभ्यर्थी TT परीक्षा अपनी कैटेगरी में उत्तीर्ण करेंगे अर्थात TT पास करने के समान वर्ग न्यूनतम कटऑफ पार नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों भर्ती से उनकी कैटेगरी सीटों पर ही नियुक्त किया जाएगा। विवाद आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर हल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने समान वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि TET, ये देखिए ये लिखा हुआ, ये विकास श्रृंखला, इसके अंकों का चयन कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए रिजर्व कैटेगरी TT उत्तीर्ण करने वाला भी सामान की सीट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लाइन है, आप इन्हें पढ़ लीजिए, यही 68,500 में लागू हुआ था, बशर्ते उसका गुणांक सामान के चयन गुणांक जितना है। अब आते हैं और आगे, लेकिन अंततः लिखित परीक्षा में उपरोक्त आदेश लागू नहीं होता क्योंकि यह परीक्षा चयन नियुक्ति हेतु विशेष आधार है। सामान, अब ये देखिए, ये इनका अपना एक व्यू है। अब होगा क्या, ये तो शासन के आदेश पे ही पता लगेगा। समान तौर पर अच्छे वर्ग के जिस अभ्यर्थी के 97, ये जो मैं अभी बात कर रहा था 97 से कम अंक है, वो वैसे ही अपने कम गुणांक के कारण सामान की सीट नहीं ले पाएगा। लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि भाई जब 90,000 लोग OBC में पास हैं तो 100 के ऊपर नंबर वाले कम से कम 30 से 40,000 लोग OBC SC ST में होंगे आराम से। अगर ये ओवरलैपिंग होती है तो ये सारे जनरल की सीट पर जाएंगे तो जनरल को मिलेगा क्या? लेकिन शिक्षा मित्रों के मामले में तर्क बदल जाता है। अब ये सिर्फ शिक्षा मित्र का विरोध कर रहे हैं कि भाई शिक्षा मित्रों के मामले में तर्क बदल जाता है। कुल पास लगभग 8,000 शिक्षा मित्रों में से कई हज़ार शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्हें अंक 97 से कम है, और आरक्षण से चूँकि शिक्षा मित्रों को वेटेज मिल रहा है तो जो शिक्षा मित्र पास है वो हमेशा जनरल की सीट पर ही आएगा। तो ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए और शिक्षा मित्रों को उनकी कैटेगरी के अंतर्गत ही आपका जो सिलेक्शन हो वो, इसके लिए वो एक दीपा EV केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा था, यदि चयन प्रक्रिया में किसी भी स्टेज पर आपने एक बार आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया है तो आप फाइनल चयन के समय अपनी जितनी भी गुणांक रखते हैं आपको अपनी कैटेगरी सीट पर ही नियुक्ति मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग के इस नियम को मानने के लिए बाध्य। देखिए यहाँ पर जो AG इंडिया का आर्टिकल है, ये जो आपका पॉइंट है आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। AG इंडिया का पॉइंट है कि देखिए एज रिलैक्सेशन और आरक्षण दोनों अलग चीज़ें, उन्होंने बाकायदा उसमें लिखा हुआ है। ये कहते हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया का हिस्सा है टेट में 90 नंबर लाना या गुणांक रखना। तो देखिए इसमें अब क्या होता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना। अगर मैं अपना व्यू उन दोनों आर्टिकल को पढ़ने के बाद रखूं तो मेरा व्यू ये कहता है
कि देखिए ओवरलैपिंग तो होती आई है, सुप्रीम कोर्ट में 1994 एक्ट भी है इसकी वजह से, मतलब वो बात कि जो कैंडिडेट 90 से नीचे पास हुआ है ओबीसी SC ST के तहत और कल उसके शिक्षक भर्ती परीक्षा में 100 110 120 नंबर को ज़्यादा है और उसका गुणांक करीब 70-72 के आसपास बन रहा है, तो वो ओबीसी SC ST कैंडिडेट आपका जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर ओबीसी SC ST कैंडिडेट जिनका गुणांक 70 के ऊपर जा रहा है, वैसे कई सारे बच्चे हैं, वो सारे जनरल कैटेगरी की सीट को ही कवर करेंगे। और अब यह देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ओबीसी SC ST के ऐसे कैंडिडेट जिनका गुणांक 70 के ऊपर है वे कितने हैं। अगर वो 15 से 20 हज़ार हैं तो ये जो जनरल की कैटेगरी की 34,000 सीटें हैं उनमें से ही 20,000 लोग तो ये होगा। अगर मैं यहाँ लिख के समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर जनरल की लगभग 34,000 सीटें हैं और जिसमें से 70 प्लस ओबीसी SC ST अगर मान लीजिए कितने हैं यही मायने रखता है। अगर मान लीजिए 20,000 हैं, चूँकि 90,000 पास है तो बिल्कुल 20,000 होंगे 70 प्लस गुणांक वाले। तो आप सोचिए कि यहाँ अगर इस तरीके से घटाएंगे तो बचेंगे आपके 14,000, यही है ओवरलैपिंग अगर हुई तो। और फिर शिक्षा मित्र 8,000 आएंगे अगर ओवरलैपिंग हुई तो इस हिसाब से बड़ा ही मुश्किल है जनरल का कटअप निकालना, यह बात आपको समझनी ज़रूरी है। ओवरलैपिंग प्रक्रिया अभी भी लागू है। अगर किसी का कटअप जिन अभ्यर्थियों का कटअप 70 के ऊपर होगा कुल मिला के वो जनरल की सीटों से ही फाइट कर रहे होंगे, क्योंकि जनरल अभ्यर्थियों का भी कटअप 70 गुणांक के ऊपर नहीं होगा। तो ये 34,000 सीटें जो जनरल की हैं, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ समझनी ये है कि कितने अभ्यर्थी ओबीसी SC ST और शिक्षा मित्रों का गुणांक नंबर से मायने नहीं रखता, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जब वेटेज मिलेगा तो उनका गुणांक तो 80 82 84 होगा। तो 8,000 सीटें इसीलिए सब लोग माइनस कर रहे हैं, आप जितने यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे। फिर ओबीसी SC ST में अगर 70 के ऊपर गुणांक वाले हैं और अगर ओवरलैपिंग हुई इस तरीके से जिस तरीके से अभी रूल हैं वर्तमान में लागू, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी सही कटअप का निर्धारण करना। ओबीसी में कितना जाएगा, अगर 90,000 कैंडिडेट ओबीसी के हैं, 20,000 कैंडिडेट 70 के ऊपर वाले हैं, तो फिर जनरल जब भर जाएंगी तो फिर बचेंगी जो भी आपकी 17-18 सीटें, 18,000 सीटें। तो सोचिए कितने ओबीसी का होगा, कितने SC का होगा। तो ये पूरी कहानी है। एक और नई वीडियो में हम आपको विद डेटा एनालिसिस रैम एकेडमी इंस्टीट्यूट के जो भी छात्र हैं उनका डेटा आ चुका है, उसी के आधार पर एनालिसिस करके मैं आपको एक सही कटअप बता सकता हूँ। जुड़े रहिए रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से इसी तरीके से फैक्चुअल खबरें पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।